हेलो एवरीवन, वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। और आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज से हम जीआईबी का सिलेबस कवर करना शुरू करेंगे। जीआईबी का जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम मॉड्यूल ए का यूनिट 1 आज कवर करेंगे। यूनिट 1 जो इसका है वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी को ओवरव्यू लेना है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आईएमएफ जो है, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल जीडीपी रीच 7.3% 2021। 2021 में आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी थी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, वो कितना था, 7.3 तक पहुंच गया था। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पर आ गया था परचेजिंग पावर पैरिटी में, जो खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़। ये आप सभी को पता है कि इंडिया इस समय वर्ल्ड की सबसे तेज़ ग्रो करते हुए मेजर इकोनॉमीज़ में से एक है। द कलोनियल स्टेट्स पॉलिसीज़ वर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द कंट्री ग्रोथ। जो भी जब ब्रिटिश टाइम में, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो कलोनियल प्रोसेस, जो पॉलिसीज़ थी, वो अच्छे खासे रीजंस था जिसकी वजह से कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस वजह से भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी अच्छा खासा इग्नोर किया था। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओवरव्यू है सिर्फ, इसको बहुत ज़्यादा रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार सुन लीजिए, आपके ध्यान में बैठ जाएगा, तो आपको जो बुक से जो समय आपका वेस्ट होना है वो बच जाएगा, क्योंकि बुक पढ़ने में, पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। दोस्तों, ऑल्सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक क्लासीफाइज इकोनॉमीज कंसीडरिंग पर कैपिटा इनकम। क्या क्या इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमी को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्लासीफाई करता है। उस हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने 4 कैटेगरी बना रखी हैं। क्या है 4 कैटेगरी? पहले लो इनकम, फिर लोअर मिडिल इनकम, फिर अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। 4 जो कैटेगरी बना रखी हैं वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बना रखी हैं। ठीक है, चारों कैटेगरी के नाम दिए हैं: लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हायर इनकम। इंडियन इकोनॉमी किस में आती है? ये आती है लोअर मिडिल इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती है इंडियन इकोनॉमी। इंडिया एज ऑन 2019 हैड पीसीआई ऑफ $1891। पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। 2019 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी $1891, यानी एक साल में एक व्यक्ति $1891 अर्न कर रहा था। इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट। अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया थर्ड नंबर पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में इंडिया काफ़ी नीचे आता है। अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। कई ऐसे कारण हैं जिसके प्रभाव से इंडियन इकोनॉमी का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक समझा जा सकता है। क्या क्या जो फैक्टर्स हैं, इनके से फ़र्क पड़ता है? एक तो लो पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब पर कैपिटा पर पर्सन जो इनकम है वो बहुत कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कम रोज़गार मिलता है। एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रोसेस, एक चीज़ होती है कि होता क्या है, जैसे कोई बेरोज़गार है तो क्लियरली बेरोज़गार है, पता चलता है अनएम्प्लॉयड है। लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, सपोज़ किसी खेत में एक ही परिवार के 10 लोग काम करते हैं। अब 10 में से मान लीजिए 2 लोग बीमार पड़ गए, या मान लीजिए 2 लोग, या और एक किसी व्यक्ति की बाहर नौकरी लग गई, तो अब केवल 7 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली देखा क्या जाता है कि उन 10 लोगों से जो पहले प्रोडक्शन था खेत से या जो कृषि कार्य से, अभी भी प्रोडक्शन, केवल 7 लोग के रहने के बाद भी प्रोडक्शन उतना ही बना हुआ है। इसका मतलब जो 3 लोग थे जो पहले वहाँ काम कर रहे थे, जो अब बीमार पड़ गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं या बाहर नौकरी करने चले गए हैं, इसका मतलब वो लोग डिस्गाइज्ड रूप से अनएम्प्लॉयड थे, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था उनका। ठीक है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि आदि चीज़ों पर हद से ज़्यादा रिलायंस होने की वजह से भी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाई थी। पावर्टी यानी गरीबी का जो विशेष साइकिल था, हद से ज़्यादा गरीबी होना और बेरोज़गारी का दिन पर दिन बढ़ते जाना, ये सब कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। नीचे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, एक कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है 14-15 से लेके 20-21 तक का। आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए वो।
आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। शुरू से ही इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी फेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू हुई आज़ादी मिलने के बाद, जो कृषि का जो जीडीपी में योगदान था वो धीमे धीमे कम होता चला गया। 1950 में जो जीडीपी में योगदान था कृषि का वो कितना था, 53.1, ठीक है, जब कृषि का जो योगदान था। और इंडस्ट्री का कितना था, 16.6%। और सर्विस सेक्टर का 30.3 यानी 30.3%। लेकिन 1981 में सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ करके 38% हो गया जीडीपी का। और एग्रीकल्चर का कितना रहेगा, 36.1। इंडस्ट्री का वैसे ही रहा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया 25.9% का। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी उस समय जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो धीमे धीमे अब सर्विस सेक्टर पे बेस्ड होती जा रही है। यानी कि अब सर्विस सेक्टर का उसमें योगदान बढ़ गया है जीडीपी में और कृषि का कम हो गया। वो आपको परसेंटेज याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। Indian economy in British period. India's commerce hampered by the unilateral transfer of capital and raw material to Britain. आप में से जो भी हिस्ट्री के छात्र रहे हैं या अन्य सोर्सेज से भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शुरू से ही इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया की रिसोर्सेज को एक तरफा यानी यूनिलेटरल तरीके से सारा जो कैपिटल जो रॉ मटेरियल था, जो कैपिटल था, जो भी पैसा था, वो सब कुछ ब्रिटेन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट होता गया वहाँ ब्रिटेन में तो होता गया, लेकिन इंडिया दिन ब दिन पीछे होता गया। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक पब्लिश करी थी, उसका नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1867 से लेकर 1868 तक के लिए उन्होंने बात कही थी इसमें। इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। यह बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जीआईबी में बेसिकली अगर बहुत पूछा जाएगा तो नाम पूछा जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या चीज़ें थी, वो सब नहीं पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम वॉज 23% इन 1600 AD। 1600 आफ्टर डोमिनस में क्या था, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन ने बताया है कि ग्लोबल इनकम में यानी पूरे विश्व में जो इनकम थी उसमें से 23% शेयर किसका था, हिंदुस्तान का था। बट जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर गए हैं उस समय केवल 3% बचा था। आप समझ रहे हैं, 23% से 3% हो गया। 1600 AD में जो कि 23% का शेयर था वो 1947 में आके केवल 3% बचा है। किसने बताया है, एंगस मैडिसन, कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने नाम याद रख लीजिएगा। Similarly, India accounted for 33% of global trade in 1600 but fell to 3% 1647। 1600 में इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड मतलब जो लेन देन हो रहा था वो भी इंडिया में 33% था इंडिया का। इनकम में 23% था, ट्रेड में 33% था, 33%। लेकिन 1947 में दोनों ही चीज़ें 3% पर आकर टिक गई थी, मतलब कि बहुत बुरी तरह ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रिटिश एरा, 3 डिफरेंट फेज में ब्रिटिश एरा को यानी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश का जो समय था उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला क्या है, अर्ली ब्रिटिश पीरियड यानी 1600 लेके 1757। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। फिर 1757 से लेके 1857, 1857 में क्या था, मंगल पांडे वाली क्रांति, आप लोग को याद होगा। फिर 1857 के बाद का 1858 से टाइम का उसको ब्रिटिश क्राउन पीरियड कहा गया। देखिए, इसको आपको हिस्ट्री से रिलेट करते हुए चलेंगे तो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। आपको 3 पार्ट में याद रखना, 3 एरा बताए गए हैं 1600 से लेकर 1757 तक। 1757 से 1857 100 साल का ये टाइम, और 1858 के आगे लेकर यानी 1947 तक। द फाउंडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था, फाउंडेशन ईस्ट इंडिया का 1600 AD में। कंपनी के बेसिकली 2 गोल्स यानी 2 लक्ष्य, 2 उद्देश्य थे। क्या था, प्रोक्योर रॉ मटेरियल फॉर देयर फैक्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रीज, ब्रिटेन अपनी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त कर रहा था, इंडिया से। एंड फाइंड अ मार्केट फॉर देयर कंप्लीटेड गुड्स, और रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल गुड्स बनाता था उसमें वैल्यू एडेड करके, तो फाइनल गुड बेचने के लिए उसको एक मार्केट चाहिए, वो मार्केट क्या थी, इंडिया थी। कुल मिलाकर रॉ मटेरियल यहाँ से लेना था सस्ता उसको, जिसका उसे पेमेंट भी नहीं ढंग से करते थे, और बाद में वो कंप्लीट प्रोडक्ट वापस इंडिया को बेच देते थे, तो उन्हें एक अच्छी खासी मार्केट मिल रही थी। ये 2 बेसिक लक्ष्य थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि कब बनी थी, 1600 AD में बनी थी। सेकेंड फेज बिगन, देखिए यहाँ नीचे लिखा है जो 1757 है, सेकेंड फेज जो कब शुरू हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद से। और थर्ड फेज कब हुआ, जब सिपाही म्यूटिनी हुई। सिपाही म्यूटिनी वही है जो मंगल पांडे वाला आपने पढ़ा होगा, वही सिपाही म्यूटिनी, उसी को बोलते हैं। द ब्रिटिश लैंड टैक्सेशन प्रोग्राम वॉज डिजाइन टू एक्सप्लॉयट द इंडियन पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब क्या होता है, किसान वर्ग यानी कृषि वर्ग। ब्रिटिश का जो लैंड टैक्स, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो उनका टैक्स का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था, और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी तरह से कृषि वर्ग को ख़त्म करना या परेशान करना।
रेलवे असिस्टेड द ब्रिटिश इन मूविंग कम्युनिटीज फ्रॉम हिंटरलैंड टू पोर्ट्स। ये भी आपने कई जगह पढ़ा होगा कि रेलवे ज़रूर ब्रिटिश ने बनाया था, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी पोर्ट्स और हिंटरलैंड्स यानी जो बहुत अंदर की जो जगह हैं वहाँ से रॉ मटेरियल निकाल करके ब्रिटेन पहुँचाना, कुल मिलाकर पोर्ट्स तक पहुँचाना, जिससे कि बाय सी यानी समुद्र के रास्ते वो ब्रिटेन जा सके। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बनाया था। द वेल्थ ड्रेन वॉज द यूनिलेटरल मूवमेंट ऑफ रिचेस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। वेल्थ ड्रेन थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने दी है अपनी बुक में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसको। वेल्थ ड्रेन का मतलब था कि यहाँ का पैसा ड्रेन हो गया, एक नाले की तरह, नाले के माध्यम से सारा इंडिया का पैसा ब्रिटेन जा रहा था और उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, इकोनॉमिक कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैसा यूनिलेटरी यानी एक तरफा तरीके से ब्रिटेन जा रहा था। इकोनॉमी टिल 2010 आफ्टर 2008, देखिए 2008 तक की इकोनॉमी और उसके बाद की इकोनॉमी को उन्हें कई पार्ट में आगे बताया गया है। देखिए ये जितना ही मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू, एक टच दे रहा है जिससे कि आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रेडी हो सकें। क्या बताया गया है, 1951 से लेकर 1980 तक को एक फेज किया गया, एक पार्ट में किया गया है। इंडियाज़ ग्रोथ रेट वॉज स्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिलने के बाद शुरू के 3 डेकेड्स तक इंडिया की ग्रोथ धीमी थी, तभी 51 से लेकर 80 तक वो ग्रोथ पीरियड लिया। अराउंड 3.5% फ्रॉम द 1950s टू 1980s, वाइल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एवरेज 1.3%। जो पर कैपिटा इनकम थी वो करीब 1.3% बढ़ी थी और 50 से लेकर 80 तक 3.5% का रहा था जीडीपी, ठीक है, जो ग्रोथ रेट था। फिर 1980 से लेकर 1990 तक, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक बॉयंसी एंड रिकवरी। इस पीरियड को एक और नाम है इकोनॉमिक बॉयंसी एंड रिकवरी। 1980 से लेकर 90 के बीच में क्या हुआ था, द लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी पर में कुछ बदलाव आया था, जिससे कि कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स आने लगे थे और देश के अंदर लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन अब शुरू हो गया था। फिर 1992 से लेकर 2008 तक क्या हुआ, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। जैसे उसको कहा गया है 80 से लेकर 90 तक क्या कहा गया है, इकोनॉमिक बायंसी एंड रिकवरी पीरियड। इसी तरह इसको क्या गया है, पोस्ट रिफॉर्म। रिफॉर्म कौन से थे, एलपीजी वाले। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में किया गया था जब मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम का है। इकोनॉमिक ग्रू एट 6.7% ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान में इकोनॉमी 6.7% से ग्रू करे थे। याद रखिएगा 8th 5 ईयर प्लान कब था, 92 से 97। अभी आगे के चैप्टर्स में हम लोग इकोनॉमिक प्लान भी डिस्कस करेंगे, जो 5 ईयर प्लान उनको डिस्कस करेंगे। द मेन रीजन फॉर द हाई ग्रोथ रेट इन द 8th प्लान वॉज द इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। देखिए जब एलपीजी एरा आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब आया तो एफडीआई में आने लगा, मतलब फॉरेन कैपिटल आने लगा। उस टाइम क्या हो गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक हुआ था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आप लोग को शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आगे वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा उसको। उसकी वजह से कैपिटल इनफ्लो बढ़ाने के लिए, बाहर से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए जो मार्केट थी वो सारी ग्लोबल लेवल पर खोल दी गई थी। इस वजह से भी 8th प्लान में ग्रोथ बढ़ गई थी, ये भी एक रीज़न था। फ्रॉम 2002-3 टू 2006-7 इंडिया जीडीपी ग्रू एट 8.7%, 8.6%। 2002-3 से लेकर 6-7 तक जीडीपी क्या रहा ग्रोथ रेट, 8.6%। इस तरह से ये चाइना के बाद वर्ल्ड सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी उस समय इंडिया। अब आता है पीरियड 2008 से लेकर 2021 तक। 2008 में एक बड़ी चीज़ हुई थी, 15 सितंबर 2008 को क्या होता है, लेहमन कोलैप्स। आप लोग को याद होगा लेहमन ब्रदर्स का कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से रिसेशन आया था बहुत बुरी तरह। आप सबने उस समय उस हिट का आपको याद होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए। क्या एक्शंस लिए थे, द इकोनॉमी वॉज बोल्स्टर्ड बाय द 3 स्टिमुलस पैकेज टोटलिंग रुपीज़ 1.86 लाख करोड़। जब इकोनॉमी डाउनफॉल होने लगा तो इकोनॉमी को बोल्स्टर यानी दोबारा बढ़ाने के लिए, दोबारा उसको गति देने के लिए 3 पैकेज निकाले गवर्नमेंट ने, जो टोटल कितने के थे, 1.86 लाख करोड़ के, जो कि करीब उस समय 3.5%, एक बड़ा अमाउंट था। जीडीपी का करीब 3.5%, 1.86 लाख करोड़। आरबीआई ड्रामेटिकली ईज्ड मॉनेटरी कंडीशंस, इंजेक्टेड अ वोपिंग रुपीज़ 5.6 लाख करोड़। आरबीआई ने क्या किया उस समय, मॉनेटरी कंडीशन यानी मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किए और मार्केट के अंदर 5.6 लाख रुपीज़ इंजेक्ट करे, यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ाया, जिससे कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लिक्विडिटी बढ़ सके और मार्केट सस्टेन कर सके।
द इकोनॉमी रिकवर्ड इम्प्रेसिवली बट मुझे लगता है कि आप लोग को लिक्विडिटी इंजेक्ट करना और ये सब बताने की आवश्यकता है। अगर यदि आप लोग जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी बैंक में नौकरी कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में जीडीपी या लिक्विडिटी या रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको वैसे भी क्लियर होंगे। नहीं क्लियर होंगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। द इकोनॉमी रिकवर्ड इम्प्रेसिवली बट एट द एक्सपेंस ऑफ अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट। आगे कहा गया है कि इकोनॉमी तो रिकवर कर गई लेकिन फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाए और रेवेन्यू आपका कम हो जाए, ठीक है, मोटा मोटा इतना याद कर लीजिए। विच कंटिन्यू टू गो बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट एक्ट। देखिए, एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट एक्ट आया था जिसके हिसाब से +-2% का रेशियो भी वो रखा गया था, मार्जिन रखा गया था। तो वो भी कुल मिला के वो लिमिट भी जो सेट की गई थी वो भी सरपास करता चला गया। क्यों? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। कुछ रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज़ भी आई गई इस बीच में 2008 से लेकर 21 के बीच में। इसमें जीएसटी टैक्सेशन का सिस्टम आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स आया, डीमोनेटाइजेशन आया। ये सब चीज़ें भी इकोनॉमिक हिंडर पैदा करी है। इन 2019-20 द इकोनॉमी एक्सपैंडेड बाय ओनली 4%। 2019-20 के फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी केवल 4% से ग्रो हुई। द साइक्लिकल स्लो डाउन दैट हैड बिगन इन द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द आउटब्रेक ऑफ द पैंडमिक व एक्सरबरेटेड बाय द पैंडमिक। इसमें देखिए, इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार कोविड-19 भी रहा। ये भी कहा गया है कि कोविड-19 आने से पहले ही इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी थी और बर्बाद होने लगी थी, और कोविड-19 ने उसमें और सोने पर सुहागा कर दिया, कुल मिलाकर और बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिया इकोनॉमी इन द लास्ट 4 डेकेड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ 2008 का, देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेहमैन ब्रदर्स वाला हुआ, और कोविड-19 पेंडेमिक। कुल मिलाकर पिछले 4 डेकेड्स में 3 बड़े क्राइसिस हुए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से बचाया गया। फिर 2008 में लेहमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ तो उसमें 1.86 लाख की लिक्विडिटी इंजेक्ट करी गई, जो 3 पॉलिसीज़ लेकर के आया था गवर्नमेंट। और फिर कोविड-19 पेंडेमिक, ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें प्रॉब्लम रही हैं। The pandemic has reduced the profitability of contact-intensive businesses such as retail, trading, होटल, रेस्टोरेंट। पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ? जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, यानी कि ये कहा गया था ना कि दूरी बना के रखनी है, टच नहीं करना है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जब ह्यूमन कॉन्टैक्ट खत्म हो गया तो जो भी बिजनेसेस सर्विस रिलेटेड थे जिनमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट था वो सभी बेकार हो गए, उन सब में नुकसान हुआ। जैसे रिटेल ट्रेडिंग का, मतलब खुदरा व्यापारियों का, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, एयर ट्रांसपोर्ट्स का, लॉजिस्टिक्स का, एजुकेशन का, इन सब में नुकसान हुआ। द रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर वॉज सीवियरली इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर वो भी इम्पैक्ट हुए, बट देयर वर साइंस ऑफ स्लो डाउन इन दीज सेक्टर प्रायर टू द पैंडेमिक। ये भी आगे कहा गया है कि रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर थे वो पैंडेमिक से तो खराब हुए लेकिन उससे पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। पैंडेमिक आने से पहले भी इनमें स्लो डाउन आ चुका था। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, कहाँ से? अर्बन टू रूरल। जब जॉब्स जाने लगी तो जो क्या हुआ, जब काम, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, या शहरों में काम कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोग वापस अपने गांव, रूरल एरियाज़ में लौटने लगे। रियल एस्टेट सेक्टर में जितने लेबर काम कर सब वापस जाने लगे। जब ये लोग गाँव पहुँच गए वापस, तो मनरेगा का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया, उसमें आपको डिमांड बढ़ गई, अब आपको उसमें और लोगों को काम देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बजट बढ़ाना पड़ेगा। Economic recovery dynamism post-COVID. During the first wave of infections, इंडिया हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिसेशंस। जब पहला वेव आया है कोविड-19 का तब इंडिया में सबसे बुरा रिसेशन आया है। जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गई? 23.8% फर्स्ट क्वार्टर में। 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी 23.8% से कॉन्ट्रैक्ट, यानी कम हो गई। आप समझ रहे हैं? The COVID-19 pandemic disrupt global supply chain, shipping and logistics, as well as affecting the Indian economy through mass lockdown, loss of life and destruction on परमानेंट डिमांड। देखिए, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी जो विश्व स्तर पर जो भी सप्लाई थी वो सब रुक गई, शिपिंग्स रुक गए, लॉजिस्टिक्स रुक गए। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी भी लॉकडाउन में आ गई थी, तो लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन, मतलब हर तरह से नुकसान था। तो इकोनॉमी का स्लो होना अपने आप ही लाजमी है। आरबीआई एक्सपेक्टेड दैट इंडिया टू ऑफसेट कोविड-19 लॉसेस इन 2034-35। मतलब आरबीआई का ये भी प्रेडिक्शन है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने में इंडिया को कम से कम 12 से 15 साल और लग जाएंगे। मतलब 2034-35 तक कहीं ये चीज़ खत्म होगी जो कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ उसका। स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर टू द फंडामेंटल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द क्राइटिकल कंपोनेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो सभी मतलब मूलभूत चेंजेस किए गए हैं इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जिससे रिकवर धीमे धीमे हो सके। एग्रीकल्चर जो, देखिए फिर से वही जीडीपी में शेयर की बात था कि अब जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो धीमे धीमे डिक्लाइन हो रहा है।
जो 1990 में 26.9% एग्रीकल्चर का शेयर था, अब केवल 21.86 बचा है। कब तक? सन 2000 तक। और अगर 2019 में बात किया तो 17.7% केवल बचा हुआ है। ठीक है। एन एम्पेरिकल मतलब एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है, बढ़ किसका रहा है? सर्विस सेक्टर का। एन एम्पेरिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नेचर एंड कॉसेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी रिवील्स दैट द सर्विस सेक्टर ड्राइव्स द इंडस्ट्री एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। एम्पेरिकल एग्जामिनेशन यानी अनुभव के आधार पर जब हम एग्जामिन करते हैं तो पाया गया है कि कृषि का योगदान अब कम हो गया है जीडीपी में, और बढ़ा किसका है? सर्विस सेक्टर का, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।